अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा क्लास 9th का अगला टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलिज में से राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलिज का मैं अगेन आपको बताती जाऊँ कि सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको सेल के ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है और वो कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में। सेल मेम्ब्रेन का जैसे आपको पीछे से अच्छे से कंसेप्ट मैंने दे चुकी हूँ कि सेल मेम्ब्रेन सेल के ऊपर सराउंडेड होती है, इर्द गिर्द होती लिपटी हुई होती है और ये सेल की प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के ऊपर होती है। इन दोनों के दरमियान में कौन होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ठीक हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज होती हैं और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये तीन बातें हमने पढ़ी थी साइटोप्लाज्म के बारे में। और जी उसके बाद हम चलते हैं राइबोसोम्स की तरफ। ठीक है, ये सेल की ऑर्गेनेली है। अच्छा, ये किस तरह की होती है सेल, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रैनुलर बॉडीज यानी दानेदार साख्तें होती हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहली फॉर्म ये है कि अटैच होते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दूसरी बात, ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, कहाँ फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होते और ये साइटोप्लाज्म में स्केटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो राइबोसोम्स हैं उन वो जो है ना इक्वल अमाउंट ऑफ बराबर अमाउंट होती है किसकी, आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स की बात करते हैं मेम्ब्रेन की। पीछे हमने न्यूक्लियस का पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सॉरी, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना मेम्ब्रेन नहीं लिपटी हुई होती, मेम्ब्रेन होती नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी नहीं होता और जो यूकैरियोटिक सेल है वो डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये जो राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। ये नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो आगे है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का थोड़ा मजीद आपको कंसेप्ट देती चलूँ। प्रोकैरियोट्स जो सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर जब न्यूक्लियस नहीं होता तो उनका डीएनए का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ होता है, उनके डीएनए का डायरेक्ट कांटेक्ट साइटोप्लाज्म के साथ होता है। ठीक है, ये मैं प्रोकैरियोटिक का आपको बता रही हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका कांटेक्ट किसके साथ डायरेक्ट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो यूकैरियोटिक सेल है तो उनका डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर क्लोज होता है, इसी वजह से उनका साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगी, उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे गोल्जी अपरेटस हो गया। तो ये क्या है, इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल के हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं और फ्रीली स्केटर्ड होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं और अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, और यहाँ तक तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिक कंसेप्ट आपको होना चाहिए, आगे हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, राइबोसोम्स जो है ना, राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट साइज में होती हैं, लार्जर भी होती हैं स्मॉलर भी होती हैं। जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दोनों सब यूनिट्स अटैच होकर सिंगल राइबोसोम बनाती हैं। ठीक है, यानी बड़ी और छोटी सब यूनिट्स एक साथ मिलके सिंगल यूनिट्स बना के अपना काम करती हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की कि इसका फंक्शन कैसा, क्या काम पर फंक्शन परफॉर्म करता है राइबोसोम्स। तो सेल के अंदर जो जितनी भी प्रोटीन चाहिए होती है, जिस टाइप की चाहिए होती है, वो राइबोसोम ये काम करता है। राइबोसोम से में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस में इन प्रोटीन की तैयारी होती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन का अब जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के जो यूनिट्स हैं वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की वन बाय वन मिलते हैं, चेन बनाते हैं और वो चेन जो है ना उसमें प्रोटीन बनती है।
ठीक है। तो आपने इसका भी क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो है ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताना है कि ये ग्रैनुलर बॉडीज़ हैं और ये ट्यूब फॉर्म में अटैच हैं। फिर आपने इसकी कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन बतानी है। कंपोजिशन के बाद आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर के बाद इसका फंक्शन बताना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह है कि स्मॉल यूनिट्स और लार्ज यूनिट्स जब इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना हो तो मिलके ये सिंगल बनाते हैं, एक साथ अटैच हो जाते हैं। जब इनका फंक्शन पूरा हो जाए तो फिर ये क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो अगेन थोड़ा सा मैं आपको सारा कंसेप्ट देती चलूँ, ठीक है। कि हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है। इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ऑल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। उसके बाद हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या हैं, ग्रैनुलर बॉडीज़ हैं, यानी दानेदार साख्तें होती हैं। टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अटैच भी होते हैं और फ्रीली डिस्पर्स भी होते हैं। अटैच किसके साथ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं। फ्रीली डिस्पर्स कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि ये आरएनए एंड प्रोटीन से इक्वल अमाउंट से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स का हमने पढ़ा था कि ये जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, यानी इनके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन लिपटी हुई नहीं होती, ये फ्रीली होते हैं। दैट्स वाई दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। फिर हमने इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्ज भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, और ये दोनों इस तरह आपस में मिल के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड 1 बाय 1 मिलके ज्वाइन होके प्रोटीन बनाएंगे, ठीक हो गया। तो आपको इनका फंक्शन स्ट्रक्चर अच्छी तरह पता होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, तो स्ट्रक्चर आपको अलग से पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है। इसमें 2 सब यूनिट्स हैं, स्मॉलर है, लार्जर है, और मिलके काम परफॉर्म करते हैं। और अगर फंक्शन पूछा जाए तो इसका शॉर्ट सा फंक्शन है कि सेल में जो प्रोटीन बनती है वो किसके ज़िम्मे लगी हुई है, किसने बनानी है, राइबोसोम ने बनानी है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया था इसके बारे में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। इनका डीएनए के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डीएनए का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ। इनके डीएनए का डायरेक्ट कांटेक्ट साइटोप्लाज्म के साथ नहीं होता, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन लिपटी हुई, ऊपर डबल मेम्ब्रेन लिपटी हुई होती है, तो इनका जो है ना क्लोज होता है और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में जितने भी वो होंगे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होंगी, उनके ऊपर मेम्ब्रेन लिपटी हुई नहीं होगी, मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन होंगे, और इनके ऊपर मेम्ब्रेन होगी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी माइटोकॉन्ड्रिया की, आगे गोल्जी अपरेटस की, हम उनको मजीद पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद राइबोसोम इनके स्मॉलर साइज में होते हैं, फ्रीली स्केटर्ड होते हैं। इनके राइबोसोम बड़े साइज में होते हैं और अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको होना चाहिए। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इतनी समझ आई है कि इनका जो है ना जो यूकैरियोटिक सेल है ये कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा कम्प्लेक्स सेल है, और जो प्रोकैरियोट्स है ये बहुत सिंपल सेल है, ठीक है, सिंपल होते हैं। तो यहाँ था आज का हमारा टॉपिक। आई थिंक सो, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और सिंपल मेथडोलॉजी में, ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।